नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है आप लोगों के लिए और ख़ास करके एएलपी टेक्नीशियन के जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि एक होता है आपको डराना और दूसरी चीज़ें होती हैं आपको जागरूक करना, यानी कि अवेयरनेस। डराने के पीछे भी एक मकसद होता है और जागरूक किसी को करना या फिर किसी को जानकारी देना, उसके पीछे भी एक मकसद होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, और ये रियलिटी पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को सुन करके विश्वास कर लें, बल्कि आप इसको साक्षात चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि बातें सही है या गलत है। तो ये बातें क्या है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो लोग एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, भाई देखिए, अपने दिमाग में ये चीज़ गार्ड बांध लीजिएगा कि 60,000 वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी, 70,000 वैकेंसी, जितनी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद एक चीज़ आपके दिमाग में ये भी है कि आपका आईटीआई है और डिप्लोमा है, बीटेक है, मतलब ये सारी चीज़ें लोग जो है एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या है, फॉर्म काफ़ी कम फिलअप होंगे, कंपैरेटिवली कम फिलअप होते भी है। जैसे कि ग्रुप डी की बात कर ली जाए, हालांकि अब ग्रुप डी में भी आईटीआई कर दिया गया, या एनटीपीसी की बात कर ले, या एसएससी के फील्ड में बात कर लिया जाए, तो मतलब फॉर्म का यहाँ पर जो होता है एप्लीकेशन, या फिर जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, कम होते हैं। लेकिन अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी आपने जैसे ग्रुप डी का देखा होगा, ठीक है, कटअप देखा आपने, और किस प्रकार से, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मान के चलते कि 60,000 वैकेंसी आई है, ठीक है, टोटल वैकेंसी एलपी की। अब आपने हर जोन में अलग अलग वैकेंसी होगी, हर जोन में आप किसी एक जोन में फिलअप करेंगे। मान के चलते हैं कि आपने चेन्नई को फिलअप किया है, या कलकत्ता फिलअप किया है, या रांची को एक फिलअप किया है। मान के चलते कि आपने जिस जोन में फिलअप किया, टोटल वैकेंसी कितनी थी? 60,000। आपके दिमाग में चल रही है 60,000 वैकेंसी, इतने में मेरी एक सीट हमें लेनी है, ठीक है, लेकिन ये गलत सोच है। अब आपको आना है अपने जोन में, ठीक है, जोन में आपने जिस जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ पे 2500 या 3000 इसके आसपास ही सीटें खाली होगी, मतलब वहाँ पे इतने पोस्ट होगी। तो अब ये भी आपको दिमाग में नहीं रखना है कि आपको 3000 में फ़ाइट करना है। अब आइए, उस जोन में आप जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में कितनी सीट है, तो आपको पता है आप वहाँ पे 2 डिजिट में, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डिजिट में, वो भी 300 या 400 की सीट में आपको फाइट करते हुए आप दिख रहे होंगे। ठीक, तो अब सोच लीजिए कि उस 300 से 400 सीट में आपको अपनी सीट क्या करनी है, पक्की करनी है। इसके लिए आपको सीबीटी 1 का पेपर देना है, सीबीटी 2 का पेपर देना है। सीबीटी 1 क्वालिफाइड नेचर है, सीबीटी 2 में आपको पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी आपको ट्रेड पढ़ करके एटलीस्ट उसमें क्वालिफाई करना है, अदरवाइज़ आपका पार्ट ए का पेपर ही चेक नहीं होगा, आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद जो लोग टेक्नीशियन के लिए मतलब एलिजिबल होंगे, या मेडिकल फिट नहीं है, 6/6 उनकी आई विज़न नहीं है, तो वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर टेक्नीशियन के लिए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब, जब उनका मेरिट बनेगा। लेकिन वेट कीजिए, जो एलपी के लिए इच्छुक है उनको फिर से साइको का पेपर देना है। और मैक्सिमम आप जा कर के एक बार इतिहास देख लीजिए या फिर डाटा देखिए, तो साइको में भी, ठीक है ना, साइको में भी 50 to 60% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉलेज नहीं। क्योंकि आप साइको की तैयारी, मैं बता रहा हूँ, मैंने जब दिया था पेपर 3 यानी कि साइको का पेपर, मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 दिन तक की चीज़ें मैंने पढ़ी और केवल प्रैक्टिस की, मैंने क्वालिफाई किया। आपने देखा भी पेपर, मेरा रिजल्ट देखा आपने। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्पीड का गेम हो जाता है। मैं साइको के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको किस चरण से गुजरना है और किस तरह से चीज़ें आपको फेस करनी है। तो ये रहा पूरा सिलसिला आपका एलपी के लिए। अब जब आप साइको क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद भी फिर क्या होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि इसके बाद बनता है आपका मेरिट। मेरिट में आपको कम से कम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और डिपेंड करता है हर एक जोन वाइज के ऊपर, मतलब हर जोन में 4 नंबर, 5 नंबर, कहीं 3 नंबर का फ्लक्चुएशन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए बात करते हैं, जहाँ आप 60,000 सोच रहे थे वैकेंसी है, उसके बाद आप अपने जोन में आए, और जब जोन में आप अपनी कैटेगरी में आए, तो अब आपको देखने को मिला 300-200 के बीच अब आपको फाइट करना है, यानी कि 300-200 के सीट में आपको फाइट करना है। और उसके साथ साथ आपको कितना चीज़ पढ़ना है। चलिए, ये भी मान के चलते हैं कि आपने इससे पहले ग्रुप डी की तैयारी की होगी या एनटीपीसी का तैयारी किया होगा, आपके सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगे, मैं ये भी मान लेता हूँ। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वो टॉपिक कितना भी अच्छे से क्लियर हो, क्यों ना आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखे हो, अगर आपको उस टॉपिक के जो भी चीज़ें आपने पढ़ाई किया है, उस चीज़ को अगर आप अप्लाई करना नहीं जान रहे हैं, जैसे कि मैं साइंस की बात कर ली, जैसे हम लोग अभी फिज़िक्स पढ़ रहे हैं,
तो फिजिक्स में हमने लाइट चैप्टर को पढ़ा। अब लाइट में हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ लिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी समझ लिया, फिर उसमें हमने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट समझ लिए। लेकिन अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उस चीज़ को, हमने फार्मूले भी रट लिए हैं लेकिन उस फार्मूला को हमने अप्लाई करना नहीं सीखा। अप्लाई भी किया तो 2-3 न्यूमेरिकल मतलब एज इट इज़ डाटाबेस हमने बना लिया। लेकिन अब आपको भी पता है कि रेलवे काफ़ी अपडेट है, टीसीएस काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चन रखता है, और सिंपल सी बात है, कंपटीशन टफ होते जा रहा है तो पेपर का लेवल अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना नहीं जान रहे, जो भी टॉपिक को पढ़े हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में सिंपल सी बात है, या तो आप गलत बना करके आएंगे या फिर उस क्वेश्चन को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी डाटा या कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको करना क्या है कि अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई, कंसेप्ट क्लियर है भाई, ठीक है ना, मैं फिर से बोलूँ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए। देखिए काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप स्ट्रिक्ट है कि केवल ऑफलाइन, आपको अगर इच्छुक है ऑनलाइन करने के लिए तो करिए, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा फ़ायदा है। ऑफलाइन करने से क्या होगा कि आप थोड़ा सा भी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हो और आराम से चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए आप लेकर के चल सकते हैं। ठीक, इससे क्या है कि थोड़ा सा आपके आई पे मतलब कि थोड़ा सा पावर, क्योंकि देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड मेरा 6/6 नहीं होने के कारण नहीं हो पाया, तो ये काफ़ी फैक्टर होता है। एलपी की आप खास की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए पिछले साल का कट ऑफ आप देख करके सोच रहे होंगे कि इस बार का भी कट ऑफ ये होगा, तो देखिए हर इतिहास हमेशा ही गवाह है, आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए कट ऑफ हर साल इंक्रीज़ होते आया है। और रीज़न भी है इस बार एलपी टेक्नीशियन में कट ऑफ इंक्रीज़ होने का, क्योंकि पिछले बार आपकी जो है सिलेबस चेंज हुई थी, और जब सिलेबस जब चेंज हुआ है आपका कट ऑफ कम गया। ठीक, रीज़न भी है क्योंकि एक तो पढ़ने का सोर्स नहीं होता स्टूडेंट के पास, दूसरी चीज़ नई सिलेबस है तो जो कमीशन आपका एग्ज़ाम ले रहा होता है वो भी पेपर का लेवल अच्छा मतलब कि सिंपल ही रखता है। अब आइए बात करते हैं कि अभी आपकी नोटिस आई नहीं है, कई स्टूडेंट ने तैयारियां शुरू भी कर दी है, कई चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो कई चैनल आपको पेड कोर्स में भी गाइड कर रहे हैं। तो कंपटीशन लेवल अब आप सोच लीजिए कि नोटिस आने से पहले कई लोगों का हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए। अब हम ही लोग का लगता है कि फ़िज़िक्स क्लास हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी के भी बुक को उठाएंगे, किसी भी पब्लिकेशन की, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कंटेंट ही बेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं, और अब हम लोग जैसे वर्क एनर्जी पावर पाएंगे जो आपके CBT 1 में भी आएगा, CBT 2 में भी आएगा। एक बार आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, CBT 1 या CBT 2, मैं खुलेआम बोलूँगा, यूट्यूब में बोलते आया हूँ, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाने के बाद भी बोलूँगा कि आपने जहाँ से भी कोर्स लिया होगा आप उनके क्वेश्चन बनाइएगा, या CBT 2 में जो पूछे गए हैं वर्क एनर्जी पावर के उसको बनाइएगा कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और ना केवल ALP टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ, आप SSC की, खैर SSC में साइंस का वेटेज भी कम होता है लेकिन स्टैंडर्ड अच्छा है साइंस का पूछने का, 3-4 क्वेश्चन में अच्छी चीज़ें वो पूछ लेता है। चाहे आप CDS की बात कर लो, UPSC में NDA की बात कर ले, तो इनके भी क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे। और आपको पता भी है, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं साइंस की तो उनको पता है कि उनके सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं भाई। तो ये आपको मेरा मकसद नहीं था डराना, आपको अवेयर करना था, और ये आप समझ गए होंगे कि अवेयरनेस। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पढ़िए 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए या 6 घंटा पढ़िए, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये सब बोलने से नहीं होता है। ये आप कोई 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है या 9 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ग्रेजुएट है, ठीक है, और आपके पास एक टेक्निकल डिग्री है, ITI की हो चाहे डिप्लोमा या BTech लेवल पे हो। अब आइए बात करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर में। देखिए 40 क्वेश्चन आपका आने वाला है CBT 2 में। अब सिंपल सी बात है, यूट्यूब की दुनिया है तो यूट्यूब की दुनिया में कई तरह की चीज़ें चल रही है। अभी आपने देखा कि SSC में किस तरह से कुछ चाल मचा हुआ, ठीक है ना, और जो भी है उन सब बातों को छोड़िए कि लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है यूट्यूब पे, और वो जो भी रीज़न हो, मैंने कहा ना कि चाहे आपको डराना है तो उसके पीछे भी एक मकसद होता है, और आपको अवेयर करना है तो उसके पीछे भी एक मकसद है। तो उसी प्रकार एक मिथ क्रिएट किया गया बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की, बहुत ही बड़ा सिलेबस है या फिर एक अलग दुनिया की सिलेबस है, मतलब एक अलग तरह की तोप मिसाइल वाली चीज़ें पढ़नी पड़ जाएगी, जिसके लिए आपको कोर्स इनरोल आपने ऑलमोस्ट कर लिया, मुझे पता है, नो डाउट। लेकिन हाँ, देखिए रियलिटी यही है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत ही आराम से आप CBT 2, आप जैसे CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तब भी आप जा कर के तैयार कर सकते हैं। देखिए अब ये भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही बोल दे रहा हूँ, अब क्यों आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों के टाइम में भी मतलब 2018 के टाइम में CBT 1 हमने क्वालिफाई किया, तब जाके CBT 2 में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा।
हाँ, ये बात था कि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी थी भाई, इंजीनियरिंग हमने कर रखा था मैकेनिकल से, तो चीज़ें पता थी। और तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत आसान था हमारे लिए, आसान कुछ भी नहीं होता और ना ही टफ़ कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये था कि वो जो सिलेबस है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आपको आईटीआई में पढ़ना होता है सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में जो भी है, तो उसके लेवल पे आपका सवाल बनेगा। अब होता क्या है, यूट्यूब पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करा दिए जाते हैं जो वाकई आपने ना तो पढ़े होंगे और ना देखे होंगे। हो सकता है वो शायद एमटेक लेवल पे चीज़ें जा रही है वो, या फिर हो सकता है बीटेक लेवल पे चीज़ें पढ़ाई जाती है तो उनको आपको पढ़ाया जा रहा। लेकिन देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपका डिग्री में आईटीआई है, तो पेपर आईटीआई लेवल का ही रहेगा। और एक चीज़ तो ये भी है, ध्यान से देखिए, बहुत रियलिटी में बात कर रहा हूँ, एनालिसिस के साथ बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ें बात कर रहा हूँ। जो को रिलेट कर पाएंगे वही समझ पाएंगे। अब पेड कोर्स में एक चीज़ ये भी होता है ना क्या, कि अब मैं देखिए कोई अगेंस्ट नहीं हो पेड कोर्स के बारे में, अच्छी चीज़ है, और हर चीज़ की हर लोगों की एक नीड है। आपको जॉब की नीड है पैसे कमाने की, तो हर लोगों की, और दिनचर्या ऐसे नहीं चलेगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जब चीज़ें आपके साथ में अवेलेबल है तो आपको उसको भी प्रेफरेंस में रखना चाहिए, उसको भी उतना ही वैल्यू देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कंटेंट जब मैं दे रहा हूँ, तो क्यों उसको वैल्यू आपको देना चाहिए, उसको चीज़ को समझना चाहिए। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको जो पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा भी रहा होगा पेड कोर्स में, तो जहाँ पे मैंने आपको 9 क्लासेस लिया मैंने, ठीक है ना, आपका पहला टॉपिक ख़त्म कर दिया है, और ऑलमोस्ट हर एक सारी वीडियो आधे घंटे की है। तो कहीं ना कहीं आधे घंटे की वीडियो है, तो 9 मैं मान के चलता हूँ, 10 वीडियो है तो 5 घंटा, यानी कि 4.5 घंटा में मैंने आपका एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया हूँ, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा, जो मैंने कंप्लीट किया है वो पूरा का पूरा चीज़ मैंने आपको याद करवा दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है, और एक वीडियो अभी आएगी पूरी फुल्ली प्रैक्टिस कराऊंगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ही फर्स्ट टॉपिक है, कम से कम 100+ क्वेश्चन। तो टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें 2 टॉपिक ऐसा है जो प्रोजेक्शन और व्यू की बात की जाए अच्छी टॉपिक है, चीज़ें पूरी समझने वाली है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मिनिमम बात किया जाए तो 4.5 घंटा, 6 चौके 24, 30 घंटे में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट किया जा सकता है आराम से। 30 घंटा मतलब एक दिन और 6 घंटे। तो चलिए, 2 दिन में अगर आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने वाला भी होना चाहिए और उस तरह से आपका माइंड भी एक्टिव होना चाहिए। लेकिन सुनिए, अब जो पॉइंट वाली बात है, पेड कोर्स में क्या किया जाता है, आपको इतना ही इस 30 घंटे, उनको भी पता है कि चीज़ों को इतने मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। और अगर मैं 30 घंटे 40 घंटे में ही अगर निपटा दूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग को, तो होगा क्या, लड़के सारी वीडियो को भी देख लेंगे, और भाई आधे आधे घंटे का वीडियो कोई खास बड़ा नहीं होता, आराम से चीज़ें देख सकते हैं जिन सीरियस कैंडिडेट है। लेकिन उनको क्या किया जाएगा, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया जाएगा, और 1.5 घंटे में आपको हर इंजीनियरिंग ड्राइंग की, या 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट की क्लास लेके कम से कम आपको 80 से 90 100 तक की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इससे होगा क्या, कि आप पूरी वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे। मतलब बहुत तरह की नोटिंग चलती है क्लास में, पेड कोर्स में, मुझे पता है। तो क्या है ना, कि फिर आप पूरा कोर्स नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक कोई क्रैश कोर्स आ जाएगा, या फिर रिवीजन कोर्स आ जाएगा, या फिर तुरंत से आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर से आपको कोर्स परचेस करना पड़ जाए। क्यों, क्योंकि पीछे भाई है, कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्री चल रही है कोचिंग की, तो उनको भी सर्वाइव करना, तो इस तरह से सर्वाइव होती है। तो ये मैं आपको अवेयर किया था, डराया नहीं था। बाकी कुछ स्टूडेंट होंगे जो करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे उतने सारे वीडियो को देख के, लेकिन हमें भाई मेहनत करना है एक स्मार्ट वे में, जब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं 4.5 घंटा में आपको कंप्लीट करा सकता हूँ, और वो नहीं कि फिर से आपको पढ़ना पड़े, ठीक है। और ये भी नहीं कि आपका सवाल नहीं बने, आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लें, प्रीवियस ईयर का बुक उठा लें, और अभी जितने भी पीएसयू में मतलब जो आईटीआई लेवल पे जहाँ पे भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप वहाँ से देख के बना लें, कि आपका नहीं बने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। अब वही बात आपका बेसिक साइंस में भी है, तो कोई साइंस तो अब नहीं है, अब वर्क एनर्जी पावर कराएंगे। देख लीजिएगा CBT 1 का लेवल, CBT 2 का लेवल क्या होगा, और खुलेआम मैं बोलूँगा CBT 2 की चीज़ें भी आपकी उसी से कवर हो जाएगी। और मैं उस समय भी वीडियो बनाऊंगा, CBT 2 जब आएगी तब भी बताऊंगा, तो कोई अलग से कोई तोप मिसाइल चीज़ें नहीं बता दूंगा वर्क एनर्जी पावर में। हाँ, जो आप फील नहीं कर पाए होंगे, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि एनर्जी neither be created nor destroyed although it may change from one form to another form, यानी कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से उसका दूसरा रूप दे सकते हैं, उसको हम आपको फील करवा सकते हैं, जो आप नहीं किए होंगे, लेकिन हाँ मैं फील करवा दूंगा कैसे ये होता है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस है भाई। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड। ट्रेड पे थोड़ा अभी अभी देखिए, आपके पास टाइम है तो आपको ट्रेड पे टाइम देना चाहिए।
ट्रेड पे टाइम क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर ये आप क्वालिफाई नहीं किए तो आपका सारा का सारा चीज़ धरा धराया रह जाएगा। 35% मार्क्स लाने हैं, इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब मैंने क्या किया था, मैंने मोस्टली 25 से 26 क्वेश्चन सही किया, नॉर्मलाइजेशन हुआ, मैं क्वालिफाई कर गया। तो हम लोगों के पास टाइम कम था, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ ली फिटर में। तो आपको क्या करना, अभी आपके पास टाइम है तो चीज़ों को पढ़िए, कंटेंट रेडी कर सकते हैं करिए, चीज़ों को समझिए। जब CBT 2 आएगा फिर चीज़ें और आसान हो जाएगी। और डरिए नहीं किसी भी चीज़ से, या कोई आपको डरा रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है, लंबी लंबी वीडियो दी जा रही है, तो उससे डरना नहीं है। थोड़ा अवेयरनेस आपको बनाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, चीज़ों को समझने हैं। जो एक कुछ चीज़ों को अगर डिलीवर कोई टीचर कर रहा है, चीज़ों को सही रूप से बता रहा है, तो उनको सुनिए, उनको समझिए। और कोई ALP सेलेक्टेड है उनकी वीडियो देखते देखते परेशान मत होइए। जैसे कि आपने देखा SSC का क्या हुआ टॉपर को, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो क्या है। अब क्योंकि देखिए मैं आज नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो SSC में जिस तरह से एक्सपोज किया गया 15 लाख वाला चीज़, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं शुरू से भी बोला हूँ कि कभी भी आप टॉपर का इंटरव्यू मत देखिए या सेलेक्टेड कैंडिडेट का वीडियो मत देखिए। आप क्यों देखते हैं उनको? क्या आपको लगता है कि वो जो चीज़ें किए हैं आप वो सारी चीज़ें कर लेंगे? नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से, आपको जो सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं हुए, 1 नंबर से छूट गया है या 2 नंबर से छूट गया है, 10 नंबर से जो भी मार्क्स से छूटे हैं, उनके वीडियो में क्या होगी ना, आपको वो बताया जाएगा कि आपको क्या चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आपको सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि हमें बताया जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, हमें ये पता होना चाहिए, उसी प्रकार हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी सिलेक्शन में थोड़ी सी दुविधा प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अब सेलेक्टेड कैंडिडेट की बातें आप सुन करके आप क्या मोटिवेट होते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। आपको मोटिवेशन के लिए उस इंसान को देखना क्यों पड़ रहा है? आप भाई देखिए, वो सब सिलेक्शन ले लेता है तो वो बहुत ही गरीब बन जाता है। गरीब इन द सेंस क्या, कि भले वो गरीब परिवार से ना हो, उसने दिल्ली जा कर के तैयारी कर लिया, अब उसने ज़मीन बेच करके, देखिए मैं हर कोई मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, समझिए चीज़ों को प्रैक्टिकली वे में, और ना मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूँ ना कुछ बोलना चाहता हूँ। जब कोई बंदा दिल्ली जाके पढ़ सकता है, या UPSC का ही आपने इंटरव्यू देखा होगा कि उसने ज़मीन बेच दिया, तो भाई उसके पास इतने ज़मीन थे कि वो एक ज़मीन बेच करके पढ़ लिया। क्या आपको लगता है कि आप अपनी ज़मीन बेच करके चीज़ों को काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पास आपके पास ज़मीन ही नहीं है। तो रियलिटी समझिए, जो चीज़ें ऑनलाइन में दिखती है वो बिल्कुल वैसे नहीं होती है। आपने ऑफलाइन देखा नहीं है, तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इन चीज़ों से थोड़े बचिए, समझिए। जब इतनी अवेयरनेस लोग आपको दे रहे हैं तो उनको सुनिए, उनको समझिए। बाकी आपका काम है समझना नहीं समझना, आप जैसा भी कर सकते हैं। आप भी ग्रेजुएट हैं तो आपको पता है क्या सही क्या गलत है, ठीक है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ अच्छी हो जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे कराई जाती है जिससे उस इंडस्ट्री में उनका सब्सक्राइबर गेन हो सके, नए नए स्टूडेंट आ सके। और भाई आपको पता नहीं है कि उनमें कितने डेली पर डे कितने स्टूडेंट इनरोल कर रहे होते हैं, और करोड़ों में वो खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो पेड कोर्स की मैं रियलिटी बताया हूँ आज आपको, कि क्यों आपको इतना। देखिए, आपको फिज़िक्स में मैंने 30 वीडियो दिया भाई, जिसमें आपको मैंने एकदम कंप्लीट पैकेज दिया प्रैक्टिस के साथ, टॉपिक 4। अब इसी में आपको पेड कोर्स में कम से कम मान के चलिए कि अगर आपको मैंने लाइट पढ़ाया है कम से कम 10-12 वीडियो में, तो आपको उसको ही कम से कम पढ़ाने में ये लोग 40-45 वीडियो लेते हैं पढ़ाने में, और फिर से एक अलग सा प्रैक्टिस सेट भी निकालते हैं केवल प्रैक्टिस कराने के लिए। बेचारा एक तो स्टूडेंट उसको ही कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना वीडियो देख करके पहले ही उसको वो डिमोटिवेट हो जाता है। फिर से पेड स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे क्यों पढ़ना पड़ जाता है, या फिर अच्छे टीचर के पास फिर क्यों जाना पड़ता है। खैर, ये चीज़ें हैं, तो मैंने डराया नहीं है, अवेयर किया है। समय रहते, देखिए बोला गया है ना कि आप सही डिसीजन जो लेते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आपने सही डिसीजन लिया है, मायने ये रखता है कि आपने जो सही डिसीजन लिया है सही टाइम पे लिया है कि नहीं लिया। क्योंकि गलत टाइम पे जब आप सही डिसीजन लेते हैं तो उस सही डिसीजन का जो रिज़ल्ट आता है वो भी ज़ीरो ही आता है। तो सही टाइम पे आपको डिसीजन लीजिए। मैं हमेशा अवेयर किया हूँ आपको, और जो बातें हैं टू बी फ्रैंक ऑफ रियलिटी मैंने रखी है। लेकिन हाँ, मेरी रिच नहीं है, ना मैं लोगों तक पहुँच पाता हूँ, ना लोग समझ पाते हैं, इसीलिए तो ठीक है जो भी है। और बाकी खैर ठीक है, और सपोर्ट करिए आप लोग भी, क्योंकि पता है कंटेंट मैं जो दे रहा हूँ 1 नंबर की क्वालिटी कंटेंट है। और आप किसी भी पब्लिकेशन को उठाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी के भी बुक को उठाइए, बनाइए, साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। तो अब ये सारी बातों को यहीं मैं मुझे बताना था, और चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे वर्क एनर्जी पावर में, चीज़ों को समझेंगे बहुत ही डिटेल में अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।